सभी के सभी सेशन से जुड़ जाइएगा और साथ ही सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वह सभी भी क्लास से यहाँ पर जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए सो बिना देरी के यहाँ पे क्लास को अपना स्टार्ट करते हुए हम लोग चल लेते हैं। आप सभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करते हुए शुरू कीजिएगा। मुझे जरा एक बार बता दीजिए कि सभी चीजें सही हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सभी चीजें सही हैं? चलिए क्लास को फटाफट से शेयर भी कर देना। करंट अफेयर हमें कवर करते हुए चलने हैं। आज इसमें मैं आप लोगों को पार्ट 1 यहाँ पे कवर कराऊंगी, देन उसके बाद फिर कल आप लोगों को मैं पार्ट 2 के साथ में यहाँ पर कवर कराऊंगी। चलिए तो आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या आपका आंसर बनेगा? चलिए भाई सभी के सभी आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया है, आई नो। चलिए अब जल्दी से फटाफट से आंसर करते हुए चलिए। देखिए क्वेश्चन है कि भाई स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो अगर हम ध्वजारोहण की बात करें तो हमारी आजादी के समय से लेकर के यानी कि भाई 15 अगस्त 1947 से लेकर के जो कि ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? सो यह है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट की बात कर लेते हैं तो भाई यह रेड स्टोन से यहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में याद रखिएगा। रेड स्टोन से बना हुआ है। इसकी लोकेशन की बात करेंगे सो कहाँ पर है? सो भाई न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन यहाँ पर आ जाती है, जिसे कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही रेड फोर्ट हमारी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इन सभी में भी यह शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा इसमें अगर ये बात की जाए कि भाई सबसे ज्यादा जो कि ध्वजारोहण है यह किसने किया है, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बार जो कि ध्वजारोहण है वह कौन है? क्या कोई बताएगा मुझे? सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण करने वाले जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं वह कौन रहे हैं? आंसर करके बताएंगे सभी के सभी। जल्दी से आंसर कीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देन नेक्स्ट कि भाई इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी यानी कि इंडियाज नॉलेज जो की है सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, आपको बताना है कि यह बुक किसकी है। जी बिल्कुल, सबसे लॉन्गेस्ट जो कि टेन्योर यहाँ पर रहा है वह रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है, लगभग 17 ईयर्स के आसपास यहाँ पर है, क्योंकि 16 साल 286 दिन का है। इनके द्वारा ही सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया है। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा किया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करेंगे। एक बुक के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर कीजिएगा कि भाई यह बुक किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज के द्वारा यह किताब लिखी हुई है और एसएससी बुक्स के ऊपर काफी आप लोगों से पूछती है। इस किताब की बात करेंगे इंडियाज नॉलेज, इस बुक के अंदर भारत के बढ़ते हुए ज्ञान वर्चस्व को, इसके साथ ही भारत की बदलती हुई रूपरेखा को, डेवलपमेंट को लेकर के जो कि ये एक चित्रण है, यह इस बुक के अंदर यहाँ पर दर्शाया गया है अश्विन के द्वारा, ठीक है। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से किसे यहाँ पर नामित किया गया था? तो क्या रहेगा? यह है बेन स्टोक। क्या रहेगा भाई? किसको नामित किया गया था? तो याद रखिएगा कि बेन स्टोक जो कि है इनको यहाँ पर नामित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देन नेक्स्ट भाई यहाँ पर आप सभी आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन में क्या रहेगा। किसने 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में यहाँ पर Y20 होगा, ठीक है, Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को यहाँ पर लॉन्च किया था? आंसर कीजिएगा। किरण रिजिजू है या फिर जेपी नड्डा, पीयूष गोयल है या फिर अनुराग ठाकुर है? आंसर कीजिएगा सभी के सभी कि भाई किसके द्वारा इनका अनावरण यानी कि किया गया था। चलिए ऑफ कोर्स इनकी बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? स्पोर्ट की टर्म से यह रिलेटेड है, तो इनका जो इनोग्रेट किया गया था यह हमारे जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर है, करंट टाइम में कौन है स्पोर्ट मिनिस्टर? यह है अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा किया गया था। जेपी नड्डा की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम में यह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
इसके साथ ही किरण रिजिजू की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में यह है हमारे अर्थ साइंस की जो कि मिनिस्ट्री है इसको यह संभाल रहे हैं। और पीयूष गोयल की बात करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, यह है जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसको यह संभाल रहे हैं। चलिए फटाफट से आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए क्वेश्चन में बताएंगे कि भाई यह कौन है जिन्हें कि यहाँ पर नामित किया गया था, यानी कि जिन्हें कि यह ताज पहनाया गया था। मिस क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिस यूनिवर्स का आंसर करके बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा। 2022 के लिए 2022 के लिए जो कि 2023 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था, ये कौन है, यह है आर बोनी गैब्रियल। और इनसे पहले मिस यूनिवर्स कौन थी, कोई बताएगा, इनसे पहले मिस यूनिवर्स कौन थी, जल्दी से आंसर कीजिए कौन थी। इसके साथ ही इनकी अगर बात करते हैं तो यह सबसे पहली फिलीपींस अमेरिकी महिला रही है, सबसे पहली फिलीपींस अमेरिका महिला रही है जो कि इस बार मिस यूनिवर्स के लिए यहाँ पर चुनी गई थी। ठीक है, चलिए आंसर करके बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन में आंसर करके कि इनसे पहले कौन थी, हरनाज संधू। बिल्कुल, इनसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो हरनाज संधू रही है, हरनाज संधू। और हरनाज संधू भारत से तीसरे नंबर की मिस यूनिवर्स रही है। सबसे पहले नंबर की मिस यूनिवर्स भारत से 1994 में रही है जो कि सुष्मिता सेन रही है, सुष्मिता सेन रही है। ठीक है, दूसरे नंबर की जो कि मिस यूनिवर्स है यह लारा दत्ता रही है, क्या हो जाएगा, लारा दत्ता रही है, जो कि क्या हो जाएगा 2000 में मिस यूनिवर्स यहाँ पर बनी थी। और हरनाज संधू की बात करेंगे तो भाई यह 2022 में यहाँ पर मिस यूनिवर्स बनी है। फटाफट से बताइए कि भारत की सबसे पहली मिस वर्ल्ड कौन रही है। चलिए द नेक्स्ट अगले करंट के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जनवरी 2023 में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहली कौन रही है, ओके परिष्मिता बिल्कुल सही है, रीता फारिया, याद रखिएगा। सबसे पहली की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहली महिला जो कि मिस वर्ल्ड रही है यह रीता फारिया रही है। द नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, भारत और जापान के बीच में एनवायरमेंट के डेवलपमेंट को लेकर के इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज पर अपने एक्शन को लेकर के इन्होंने एनवायरमेंट वीक के नाम से अपना एक समिट यहाँ पर की है, जो कि कहाँ पर, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। बाकी फटाफट से यहाँ पर जापान की बात कर लेते हैं। जापान की बात करते हैं, टोक्यो इसकी कैपिटल है और येन यहाँ पर करेंसी चलती है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर नारूहितो यहाँ पर सम्राट है। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में। चलिए जापान के अगर हम प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भाई इसके जो कि प्राइम मिनिस्टर है यह कौन है, ये आप लोगों को आंसर करके बताना है। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। उन्होंने किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, आंसर कीजिएगा कि भाई इन्हें किस वर्ष यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप लोगों को आंसर करके बताना है। चलिए शिंजो आबे, अच्छा शिंजो आबे कब तक रहेंगे ये बताओगे आप। मुझे तो लगता है कि उनका भी कुछ टाइम पहले देहांत भी हो गया है, उनकी डेथ भी हो गई है। जल्दी से मुझे चेक करके बताइए कौन है प्रेजेंट टाइम में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1954 में इन्हें दिया गया था। इसके साथ ही अगर हम सत्येंद्र नाथ बोस की बात कर लेते हैं तो इन्हें सांख्यिकी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जाना जाता है। जनरली इनकी बात की जाए तो भाई यह पश्चिम बंगाल से संबंधित यहाँ पे रहे हैं। द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में अपने पद पर बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं तो यह शिंजो आबे रहे हैं, जिन्हें कि भारत के पद्म
विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही फुमियो किशिदा की बात कर लेते हैं, फुमियो किशिदा की बात कर लेते हैं। वह प्रेजेंट टाइम में जापान के प्रधानमंत्री हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बताना है कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कौन है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, राजीव, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का जो कि उद्देश्य है वह क्या यहाँ पर रखा गया था, बताएंगे। इस योजना की अगर बात की जाए तो भाई इस योजना का जो कि उद्देश्य है वह यहाँ पर क्या रखा गया था, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। इस योजना की बात कर लेते हैं तो इस योजना का जो कि उद्देश्य था वह था कि जो चीजें हैं, मतलब जैसे कि आप गोबर गैस की बात कर लेते हैं तो गोबर गैस से यह है यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स को एस्टैब्लिश करने वाले थे ताकि उनका एक तरह से उनसे बनी हुई गैस को यह यहाँ पर यूज करते हुए जो कि कार्बन का उत्सर्जन है, साथ ही जो कि ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कम कर सके। ठीक है, और इसके चलते इन्होंने 75 प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए भी यहाँ पर योजना के अंदर इसके बारे में लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर बनाया है। इस योजना के अंतर्गत यह कोशिश करी जाएगी, बल्कि काम किया जाएगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में यानी कि कृषि के फील्ड में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम से कम किया जाए, यानी कि टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा। सभी के सभी के क्वेश्चन में क्या आपका आंसर यहाँ पे बनेगा, सभी के सभी क्वेश्चन में फटाफट से आंसर करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन से मौलिक फंडामेंटल राइट्स है। देखो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, किस देश से बोरो किए गए हैं। सो अमेरिका से यहाँ पर बोरो किए गए हैं भारत के फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट से ही यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, इसके साथ ही जो कि आर्टिकल 19 और 21 है, इसमें कहा गया है कि राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इन्हें लागू किया जा सकता है। जिसमें कि अगर हम आर्टिकल की 19 की बात कर लेते हैं तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है और साथ ही आप लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ में यहाँ पर आप गठन भी कर सकते हैं और देश में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो इसमें राइट टू लाइफ यानी कि एक तरह से जीवन जीने का अधिकार आप लोगों को दिया गया है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट कि भाई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप्ड द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन में। क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पर बनेगा, किसने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है ये आपको बताना है। चलिए देखो ये जो रैंकिंग जारी की जाती है ये जारी की जाती है आर्मीज की पावर के बिहाफ पर, आर्मी की पावर के बिहाफ पर, यानी कि यहाँ पर आपकी नेवल आर्मी को देखा जाता है, एयरफोर्स की को देखा जाता है और आपकी जो कि मिलिट्री यहाँ पर यानी कि नौसेना है इसको यहाँ पर देखा जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये रैंक जारी की जाती है कि किस देश की आर्मी यहाँ पर कितनी सशक्त है। इसमें फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कौन है यहाँ पर, यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया की बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर पर है। थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर पर कौन आता है, यह है चाइना। ठीक है, और फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं तो फोर्थ नंबर पर भारत की सशस्त्र बल सेना यहां पर आती है। ठीक है, तो इस रैंक में हम लोग फोर्थ नंबर पर है। आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग कि भाई 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे सभी के सभी, किस शहर में बाजरा उत्सव के रूप में मनाया गया है। देखिए इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर माल्ट के प्रोडक्शन को लेकर के, हिंदी में इट मींस बाजरा।
तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के द्वारा ही प्रस्ताव रखा गया था कि 2023 को एज अ इंटरनेशनल माइल्स ईयर के रूप में मनाया जाना चाहिए। क्यों? ताकि जो लोग हैं वह बाजरे के प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस करें, ना कि सिर्फ राइस और वीट के प्रोडक्शन पर ही यहाँ पर फोकस करें। कॉज जो कि बाजरा है, एक तो ये इन दोनों के साथ ही काफी प्रोटीन युक्त यहाँ पर रहता है, और साथ ही इसे इन दोनों की लागत के कंपेयर में कम लागत के साथ में उगाना आसान होता है। तो ताकि लोग बाजरे के उत्पादन पर भी ध्यान दें, इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल माइल्स ईयर के रूप में 2023 को घोषित किया था। ठीक है, और 2024 को एज अ ऊंटों के संरक्षण के लिए इन्होंने इंटरनेशनल कैमेलिडेस ईयर के रूप में घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। ये बात याद रखिएगा। खैर, यहाँ की बात कर लेते हैं तो गांधीनगर, गुजरात का जो कि शहर है यहाँ पर गांधीनगर, इसके द्वारा किया गया था इसका आयोजन। बाकी गुजरात राज्य की बात कर लेते हैं तो भूपेंद्र पटेल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर हैं। एशियाटिक जो कि लॉयन पाए जाते हैं उसके लिए नेशनल पार्क है गुजरात राज्य में, और भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर कि एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, गिर, वह है गुजरात में। और गुजरात का जो स्टेट एनिमल है वह एशियाटिक लॉयन ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2023 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के लिए धन के लिए उपयोग का प्रबंधन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी। क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पर हमारा बनेगा, बताएंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो कि रिटायर्ड जज रहे हैं, कौन? AK सीकरी। क्या हो जाएगा? जो कि रिटायर्ड जज रहे हैं AK सीकरी, उन्हें इस प्रबंधन का यानी कि इस फंड का जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के लिए यहाँ पर किया गया है, इसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करेंगे तो वर्ल्ड में यह शूटिंग की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। जैसे कि फीफा फुटबॉल की है, ICC क्रिकेट की है, उसी तरह से यह शूटिंग की है। द नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या रही है, ये आपको बताना है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं यह दिवस मनाया कब जाता है, तो 2 फरवरी को यह हर वर्ष मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ही ईरान के रामसर नाम की जगह पर जो कि देश थे, उन्होंने वेटलैंड एरियाज को बचाने के लिए, ताकि देशों में नमी बनी रह सके। अगर इसी तरह से झील सूख जाएंगी, दलदलीय एरिया जैसे कि रन ऑफ कच्छ है, ये सूख जाएंगे तो भूमि में जो नमी है वो खत्म होती चली जाएगी और वो बंजर हो जाएगी। तो इनका संरक्षण करना, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इन्होंने अपने कॉन्वेंशन को किया था, और जिस दिन ये कॉन्वेंशन किया गया था 2 फरवरी को, इस दिन को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी कि भाई यह विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाया किया करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 2023 में इसकी जो थीम रही है यह रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का आंसर रहेगा सेकंड। और आपको ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल जो कि रामसर साइट है ये कितनी है, आंसर कीजिए। प्रेजेंट टाइम में अगर हम भारत में टोटल रामसर साइट की संख्याओं की बात करते हैं तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कितनी है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गूगल ने 15 जनवरी 2023 को भारतीय पहलवान खाशाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है, कि कौन सी जयंती मनाई है। इस अवसर पर डूडल भी बनाया गया था, जो कि होता है ना कि गूगल एक डूडल बनाता है, उनको समर्पित करता है। तो आंसर करेंगे, क्या आप लोगों का आंसर भाई यहाँ पर बनेगा? फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। साथ के साथ ही सभी के सभी भाई सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने कि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, और क्लास को शेयर कर देना बाकी सभी के साथ में भी, ताकि वह सभी भी क्लास से जुड़ जाए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बताएंगे।
इनके बारे में याद रखिएगा। 97 नंबर की जयंती जो की है इनकी यहाँ पर मनाई गई थी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है कौन। जनरली इन्हें के.डी. जाधव के नाम से भी जाना जाता है। शायद अब आप लोगों को याद आया होगा कि भाई यह है रेसलिंग से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, यानी कि कुश्ती से, और ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने की ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए इंडिविजुअल तौर पर, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेले बल पर, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। ये बात है 1952 की। इस समय पर फिनलैंड की जो कैपिटल है ना हेलसिंकी, यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन चल रहा था। यहाँ पर इन्होंने रेसलिंग में अकेले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक गेम में मेडल जीता था इंडिविजुअल तौर पर। बाकी गोल्ड मेडल की अगर बात करोगे ओलंपिक खेल में तो वह अभिनव बिंद्रा रहे थे, जिन्होंने की 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक खेलों का आयोजन चल रहा था तब भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक खेल में। लास्ट टाइम नीरज चोपड़ा ने जीता है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड। जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश यहाँ पर कौन बनी है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है कि भाई अमेरिका में सबसे पहली महिला सिख। वैसे तो अगर आप अमेरिका में बात कर लेते हैं, कनाडा वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर भी अमेरिका में भी सबसे पहली महिला सिख न्यायाधीश बनने वाली जो है ये कौन है, यह है जसमिंदर कौर। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर बनेगा। द नेक्स्ट है G20 के तहत थिंक 20 बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में यहाँ पर शुरू हुई है, ये आपको बताना है। इस बार G20 समिट का जो आयोजन है ये भारत में किया गया था, आप सभी जानते ही हैं, और पहली बार रहा है जब G20 समिट का आयोजन भारत ने किया था, और मेन समिट का जो आयोजन है यह न्यू दिल्ली में किया गया था। चलिए इसके साथ ही G20 के जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, रक्षा को लेकर के, यानी कि डिफेंस को लेकर के, इन्होंने अलग अलग इवेंट का आयोजन अलग अलग शहरों में किया था, जिसमें कि थिंक 20 की बात की जाएगी तो भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। बाकी G20 के ऊपर प्रॉपर मैं एक इवेंट ले चुकी हूं, तो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा, वहां से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस नौसैनिक पोत ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2023 में भाग लिया है, ये आपको बताना है। साथ ही वरुण एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। क्या आप लोग बताएंगे कि वरुण एक्सरसाइज जो की है यह किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है, ये आपको बताना है। चलिए किसने इसमें भाग लिया था, साहित्य, यह किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है, ये भी आप लोगों को आंसर करके बताना है। चलिए बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। देखिए इसकी बात कर लेते हैं तो भारत से INS चेन्नई ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार जो कि इसका आयोजन है यह जनवरी में किया गया था, 16 से 20 जनवरी को। इस एक्सरसाइज का आयोजन 16 से 20 जनवरी को यहाँ पर किया गया था, ठीक है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज का भी आयोजन किया जाता है। द नेक्स्ट है बजट। चलिए ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। 6 जनवरी 2023 को भारत के 79 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बने हैं कौन है, ये 2023 में भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। 2023 में भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं, और आपको बताना है कि भाई यह कौन है। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। 2023 में सबसे पहले भारत के ग्रैंड मास्टर, जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा, प्राणेश M है। याद रखिएगा ग्रैंड मास्टर का कौन सा किताब होता है, तो यह चेस में होता है। क्या हो जाएगा, चेस में, ठीक है। साथ ही अगर मैं 78 नंबर की बात करूं, 78 नंबर के कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं कौस्तुभ चटर्जी। क्या हो जाएगा, कौस्तुभ चटर्जी रहे हैं। अगर आदित्य मित्तल की बात करेंगे तो ये 77 नंबर के रहे हैं। ये खिताब 77 और 78 ये 2022 में ही इन्होंने जीत लिया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट। बाकी अगर हम फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात कर लेते हैं तो यह भारत से विश्वनाथ आनंद रहे हैं। विश्वनाथ आनंद यहाँ पर रहे हैं, ठीक है, जो कि 5 बार चेस के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं।
द नेक्स्ट है कि किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को यहाँ पर जीता था, ये आपको बताना है। ये जो अवार्ड है भाई, ये है किस राज्य के द्वारा यहाँ पर जीता गया था, ये आप लोगों को बताना है। इसकी बात कर लेते हैं, ये मिशन क्या है। तो ये मिशन है कि भाई जो लोग यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में यहाँ पर रहते हैं तो उन्हें स्वच्छता या स्वच्छ जल इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो इस मिशन के तहत में उन लोगों तक स्वच्छ जल हुआ, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर उनके रहने के लिए आवास का जो एरिया है यह एक प्रॉपर स्वच्छ बनाना, वहां पर शौचालय बनाना, इस तरह की सुविधाएं इस मिशन के तहत में यहाँ पर चलाई गई थी। और सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है यह ओडिशा राज्य ने किया था, इसीलिए इस अवार्ड से यानी कि यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड से ओडिशा राज्य को सम्मानित किया गया था। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ओडिशा राज्य यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा। क्लियर है चीजें, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलिए फिर आगे क्वेश्चन में आंसर करेंगे सभी के सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार फरवरी 2023 में उद्योगपति गौतम अडानी को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर भारतीय बन गया है। आंसर करेंगे जो कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में चल रही ये अमीरी प्रतियोगिता थी। आपको बताना है इसमें आंसर करके कि भाई गौतम अडानी को पीछे छोड़ करके कौन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन में, क्या आपका आंसर यहाँ पे बनेगा फटाफट से। बाकी सुबह को अपनी करंट अफेयर की क्लास रहेगी ही, तो आप सभी सुबह 7 बजे वाले करंट अफेयर की क्लास से यहाँ पर जुड़ जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी यहाँ पर है। क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। बाकी गौतम अडानी जो कि है यह सेकंड नंबर पर वापस से यहाँ पर आ गए हैं। फरवरी 2023 में डैश ग्रामी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। आंसर कीजिएगा कौन से नंबर का एडिशन का आयोजन हुआ है। ग्रैमी अवार्ड की बात कर लेते हैं, 1959 में इनकी शुरुआत हुई है और ये दिए जाते हैं लॉस एंजल्स में। क्या हो जाएगा, लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही ग्रैमी अवार्ड की बात की जाए तो ये म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं। इवन वर्ल्ड में म्यूजिक के फील्ड में ये दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड के रूप में जाने जाते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड के इस बार के एडिशन की बात कर लेते हैं तो इस बार 65वें नंबर के इसके एडिशन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले भारतीय की बात करेंगे तो सबसे पहले भारतीय रहे हैं पंडित रविशंकर। क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर रहे हैं सबसे पहले भारतीय जिन्हें कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही इनके बारे में याद रखिएगा कि भाई यह सितार वादक से बिलोंग करते हैं और सबसे ज्यादा अवार्ड जिस भारतीय को मिले हैं ग्रैमी अवार्ड वो भी पंडित रविशंकर ही है, ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि 4 फरवरी 2023 को जम्मू और कश्मीर के जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित 36वें अंतर विश्वविद्यालय उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव यानी कि अंतर्नाद के मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन रहे थे। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए कौन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर रहे थे, ये आप लोगों को बताना है। चलिए सबसे पहले इसके आयोजन की बात कर लेते हैं तो इसके आयोजन में लगभग 18 जो कि यूनिवर्सिटीज हैं इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और इन 18 यूनिवर्सिटीज से लगभग 1000 प्रतिभागी थे जिन्होंने कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो एक इवेंट था यह स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। सो भारत के जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर ये यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट रहे थे, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। 6 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपनी मोबिलिटी वैली का अनावरण किया है, जो देश में सतत गतिशीलता के विकास में तेजी लाने के लिए भारत का पहला न्याय गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर यहाँ पर बना रहा है। आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या आप लोगों के क्वेश्चन में आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिए ये कौन सा राज्य है जो कि अपने यहाँ पर सतत गतिशीलता के विकास में तेजी लाने के लिए
केंद्रित क्लस्टर का यूज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का तेलंगाना राज्य। साथ ही यह क्लस्टर मोबिलिटी फोकस करने वाला क्या हो जाएगा देश का सबसे पहला राज्य भी है। ठीक है, अभी हाल ही में तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भी हुए हैं, जिसके चलते तेलंगाना राज्य को अपने दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री मिल गए हैं। क्या आप लोग बताओगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बताओगे आप लोग आंसर करके, क्या हो जाएगा? ये जो मुख्यमंत्री हैं इनका क्या नाम है, ये आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा? रेवंत रेड्डी। क्या हो जाएगा भाई? सो यह है रेवंत रेड्डी। क्या हो जाएगा? रेवंत रेड्डी है। देन नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर कीजिएगा कि भाई राफेल वर्ने ने फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वे निम्नलिखित में से किस देश से यहाँ पर संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। जी बिल्कुल, इनके बारे में भी कवर करेंगे। चलिए बताइएगा सभी के सभी क्वेश्चन में क्या हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? चलिए बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? तो भाई यह फ्रांस से है। ये एक फुटबॉलर के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। 2018 में फ्रांस ने जो कि फीफा का वर्ल्ड कप जीता था, तो उसमें इन्होंने इसका पदार्पण किया था, यानी कि एक तरह से ये मुख्य खिलाड़ी इसमें रहे थे। इसके साथ ही 2014 में जब फ्रांस के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया था फीफा का, तो उसमें एज अ बेस्ट यूथ प्लेयर का जो अवार्ड है वह भी राफेल वर्ने को ही दिया गया था, यानी कि बेहतरीन खिलाड़ी यह रहे हैं। द नेक्स्ट है फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने नाभिकीय संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है। और टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। और जो आप लोग यहाँ पर 2023 के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर रहे हो, तो भाई उसमें आप लोगों के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के इन करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। जितना आप लोग करंट अफेयर्स से भागेंगे ना, उतने ही आप जीके जीएस के पोर्शन में अपना कम स्कोर कर पाएंगे। इसलिए अपने करंट अफेयर के पोर्शन को मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किया करो सभी। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये रहेगा आपका ब्रिटेन। क्या रहेगा? तो भाई यह ब्रिटेन है, टोकामक एनर्जी को पर आधारित करने वाला। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए 5 नए न्यायाधीशों में से एक नहीं है? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन जो भाग रहे हैं मैं उनको बता दूं, फिर वो कहते हैं कि हमारा पेपर खराब गया है और हमारा स्कोर अच्छा नहीं हुआ है। भाई जब आप अपनी चीजों को अच्छा करोगे ही नहीं, तो आपकी चीजें अच्छी होंगी ही क्यों? ठीक है, अपने आप से आपकी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, पढ़ना पड़ता है चीजों को। और सबसे टफेस्ट पार्ट जो होता है आपके जीके जीए के सेक्शन में, वो करंट अफेयर ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई चीजें पढ़नी पड़ती हैं। पुरानी चीजों का आप इजीली रिवीजन कर पाते हैं, उसमें आपको रिवीजन करना है, बट इनको आपको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही आपको नए ही लगेंगे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो भाई न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है, संजय करोल को, और साथ ही पीवी संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। क्या हो जाएगा? पीवी संजय कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। साथ ही एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को नियुक्त किया गया है। ये रहे हैं 4th नंबर के। इन्होंने कहा है ना कि भाई 5 यहाँ पर नए जज बने हैं, तो 3 के नाम तो वहां पर हो गए। 5th नंबर के ये हैं, और 6th नंबर के हैं 5th नंबर के हैं मनोज मिश्रा। क्या हो जाएगा? मनोज मिश्रा। तो 2023 में ये 5 नए जज रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। बट इनमें न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जो कि है यह शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कि टोटल जजेस है वो कितने हैं बताओगे आप लोग? टोटल जजेस है यहाँ पर 34, जिसमें कि एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी के 33 होते हैं अदर जजेस। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वह है DY चंद्रचूड़,
जो कि भारत के 15th यानी कि 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, चलिए ठीक तो है ही नहीं। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा कि अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, आंसर कीजिएगा। ये बुक का नाम है और अपनी इसी बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड ये लिटरेचर में काम करने के लिए दिया जाता है। 2023 में ये जो अवार्ड है ये अशनीर ग्रोवर को दिया गया है। ठीक है, बुक का नाम भी याद रखना, जिसको दिया गया है उसका भी नाम याद रखना, अशीर ग्रोवर। द नेक्स्ट है कि भाई कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने फरवरी 2023 में 68वें भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहां पर किया है, आंसर कीजिएगा। टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा, चलिए टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए इसका जो आयोजन है यह किया गया है इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में। ठीक है, और ये कहां पर है, इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि है ग्रेटर नोएडा में। क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में है। इट मींस क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य। कहां पर किया गया है भाई, तो उत्तर प्रदेश राज्य यहां पर किया गया है, ताकि भारत में लास्ट ईयर के कंपेयर में टेक्सटाइल को यहां पर बढ़ावा मिले, जिसमें देखा गया है कि 2021 के कंपेयर में 2021 की तुलना में भारत में टेक्सटाइल में जो वृद्धि देखी गई है 2022 में, ये कुछ 41% की वृद्धि यानी कि ग्रोथ देखने के लिए मिली है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य की बात करेंगे, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर है, आदित्यनाथ योगी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, बारासिंघा यहाँ का स्टेट बर्ड है, और उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना, यहाँ पर सिर्फ दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश राज्य में, और पॉपुलेशन के मामले में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्थान पर रहा है। फरवरी 2023 में नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसने किया था, ये आपको बताना है, आंसर कीजिएगा। सभी के सभी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बताएंगे। चलिए इसका जो शुभारंभ है यह किसके द्वारा किया गया था, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए देखो G20 इकोनॉमिक यानी कि डिजिटल इकोनॉमिक, सॉरी G20 डिजिटल इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए इसका जो कि वर्किंग ग्रुप है, इनके आयोजन के लिए 4 शहरों को टारगेट यहाँ पर किया गया था, जिसमें कि लखनऊ है, हैदराबाद है, क्या हो जाएगा, हैदराबाद है, पुणे है, और क्या हो जाएगा, बेंगलुरु है, क्या हो जाएगा यहाँ पर बेंगलुरु है। और इन चारों ही शहरों में डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और ये जो आयोजन है यह अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए 8 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि अप्पा साहेब धर्माधिकार को वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखो अगर हम पद्मश्री पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो पद्मश्री पुरस्कार जो कि है यह भारत में 4th नंबर पर हाईएस्ट, भारत में यह 4th नंबर पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इनकी जो अनाउंसमेंट है यह देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है रिपब्लिक डे पर। इस बार के जो पद्म अवार्ड रहेंगे इनकी अनाउंसमेंट भी हमारे रिपब्लिक डे पर की जाएगी राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, और आपके पद्म अवार्ड के ऊपर तो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते ही हैं। चलिए बिल्कुल सही बात है, क्या रहेगा, तो भाई 2017 में इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ विकास त्रिकोणीय संयुक्त व्यवसाय परिषद के साथ में एक समझौते
ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए थे। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा स्नेहा। ओके, बाकी सभी भी क्वेश्चन में आंसर करके बताएंगे सभी के सभी क्या रहेगा। चलिए देखो, हाल ही में इसका जो आयोजन है यह बेंगलुरु शहर में किया गया था। इस समझौते का जो आयोजन है और इस समझौते के तहत में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL के साथ में समझौते ज्ञापन पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। द नेक्स्ट है G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई थी, बताइए। इस समिट का जो आयोजन है यह किस शहर में यहाँ पर किया गया था, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है क्या रहेगा। चलिए बताएंगे क्या रहेगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कि 3 दिनों के लिए 3 डेज के लिए इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि एग्रीकल्चर में किस तरह से यह है डेवलपमेंट कर सकते हैं, चीजों को और बेहतर ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के डिस्कशन यहाँ पर किया गया था। बाकी सेकंड नंबर की सबसे पहली मीटिंग कहाँ पर हुई है, इंदौर में। सेकंड नंबर की जो मीटिंग का आयोजन किया गया था ये चंडीगढ़ में किया गया था, चंडीगढ़ में किया गया था। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि भाई भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था, आंसर कीजिएगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो कि है यहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे जो कि है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, ताकि जो भारतीय इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों में जाकर के रह रहे हैं वह अपनी भाषा के प्रति यहाँ पर जागरूक रहें। ठीक है, इसके साथ ही इस बार इसके 12th नंबर के एडिशन का समिट का आयोजन किया गया था और ये भारत का जो कि विदेश मंत्रालय है, भारत का जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा फिजी देश में इसका आयोजन किया गया था। ये पैसिफिक ओशन में एक द्वीपीय देश है, छोटा सा ही देश है फिजी देश, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अब अगर मैं कहूँ 2022 में इसके 11th नंबर के एडिशन का आयोजन किया गया था और ये जो एडिशन है ये कहाँ पर हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। क्या हो जाएगा भाई, मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया था 11th नंबर का एडिशन। ठीक है, चलिए, जिसमें कि लगभग 50 देशों से प्रतिभागियों ने यहाँ पर भाग लिया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 फरवरी 2023 को खोरज में सुजलाम सुजलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। इसके 6th नंबर के एडिशन का जो कि भाई आयोजन है यह है किस राज्य में किया गया था, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए क्या रहेगा बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके 6th नंबर के एडिशन का आयोजन जो किया गया था ये क्यों किया गया था, मतलब कि क्या है ये सुजलाम सुजलाम, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर इस कैंपिंग को जो शुरू किया गया था ताकि जो भूजल है, भूजल का मतलब है यानी कि जो कि यहाँ पर लैंड वाटर है, भूजल है, इसके साथ ही जो कि बारिश का पानी है, बारिश के पानी को संचय किया जाए और भूजल जो है इसका उद्देश्य था कि भूजल में और भी बढ़ावा देना है, इस पानी को एक तरह से यूटिलाइज बनाना है। इस अभियान को 104 दिनों के लिए क्या हो जाएगा 104 डेज के लिए चलाया गया था, जो कि इसे यहाँ पर फरवरी में 17 फरवरी को तो शुरू किया गया था और 17 फरवरी से लेकर के यह 31 मई तक इसका आयोजन 2023 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, कहां पर, गुजरात राज्य में। क्या हो जाएगा भाई, गुजरात राज्य में किया गया था। इसका जो घोषणा है वह यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा की गई थी। बाकी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो गवर्नर है गुजरात राज्य में वह आचार्य देवव्रत हैं। 14 फरवरी को निम्नलिखित में से किसने क्या हो जाएगा हर्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नामक अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन की घोषणा की है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा।
अपने दूसरे नंबर के हैक्टोन की जो कि घोषणा है यह किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी? सबसे पहले हैक्टोन की बात कर लेते हैं। हैक्टोन का जो कि एक उद्देश्य होता है वह क्या होता है कि यह अपनी एक थीम को यहाँ पर बनाते हैं और फिर इस थीम को मतलब एक तरह से गोल टाइप से है और फिर इसके ऊपर यह अचीव करने का काम करते हैं। इस बार यहाँ पर डिजिटल चीजों को बढ़ावा देना था, जैसे कि आप कुछ सामान खरीदते हो या कुछ सामान यहाँ पर आप लेते हैं तो आपको जो लेन देन है वह डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से करना है। तो ये जो डिजिटल बैंकिंग की एक ब्लॉकचेन है इसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। यह आरबीआई के द्वारा यहाँ पर किया गया था। क्या हो जाएगा? आरबीआई। अब आरबीआई की बात कर लेते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा कि भाई इसे बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है। इसके गठन के लिए यंग हिल्टन समिति ने सिफारिश की थी। यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी का जो गठन हुआ था ना ये 1926 में हुआ था और इन्होंने आरबीआई के फॉर्मेशन के लिए सिफारिश की थी, जिसके चलते इसकी स्थापना के लिए 1934 में एक्ट लाया गया था और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। प्रेजेंट टाइम में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और शक्तिकांत दास 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिव जयंती जो कि 19 फरवरी को होती है के दिन कहां शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया था? बताइए क्या हो जाएगा? क्या आप लोगों का आंसर भाई यहाँ पर बनेगा? ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन में सभी के सभी आंसर कीजिएगा, क्या आपका आंसर यहाँ पे जाएगा? चलिए भाई फटाफट से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? कहां पर किया गया था? तो पुणे में किया गया था। क्या हो जाएगा? पुणे में। और इसके अनावरण यानी कि इनॉग्रेशन के समय पर महाराष्ट्र के जो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? एकनाथ शिंदे, और साथ ही यहाँ के डिप्टी सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर शामिल रहे थे। खजुराहो मध्य प्रदेश में 20 फरवरी 2023 को खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा एडिशन इस बार मनाया गया था? देखो खजुराहो ग्रुप की बात कर लेते हैं तो यह भारत में एक स्मारक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि मॉन्यूमेंट्स के रूप में, जिनकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पर? तो मध्य प्रदेश का जो कि छतरपुर, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का भाई जो कि यहाँ पर छतरपुर जिला है, छतरपुर जिला है, वहां पर एक गांव है खजुराहो। क्या हो जाएगा? खजुराहो यहाँ पर एक गांव है और यहाँ पर ही इन मॉन्यूमेंट्स को बनवाया गया था। अब इनकी बात कर लेते हैं तो 1850, कहीं कहीं पर आपको 950 भी देखने के लिए मिलेगा, से लेकर के 150 ईस्वी के दौरान इनके कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था। इनका जो निर्माण है यह चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। चंदेल शासकों ने इनका निर्माण किया था। साथ ही यह भारत की विश्व धरोहर स्थल में 1986 में यहाँ पर शामिल किए गए थे। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल फरवरी में खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन करते हैं और उसी दौरान यहाँ पर खजुराहो डांस फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। ठीक है, 2023 में इसके 49 नंबर के एडिशन का आयोजन किया गया है। क्लियर है चीजें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है 24 फरवरी 2023 को किस राज्य ने गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोट मेहतर बेंडिकूट लॉन्च किया है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। क्या आपका आंसर जो कि है भाई यहाँ पर यह रहेगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं तो यह अपने आप में भारत के द्वारा की गई एक पहल है कि जो मेन होल है, तो मेन होल जहाँ पर कि काफ़ी गंदगी होती है तो जनरली ह्यूमन के द्वारा ही उसकी सफाई की जाती है, और ऐसी गंदगी में अगर कोई सफाई कर रहा है तो सोचिए उसके स्वास्थ्य को कितना ही नुकसान पहुंचेगा, किस तरह की बीमारियां उसे हो सकती हैं, मे बी उसकी लाइफ लाइन कम हो सकती है, काफ़ी डिसीज वह फेस कर सकता है। तो गंदगी को साफ करने के लिए अगर ह्यूमन जाए तो ऑफकोर्स उसके वो उससे इफेक्टेड होगा ही।
तो इस तरह के मैनहोल की सफाई के लिए अगर रोबोट तैनात किए जाए तो वह सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। और इसमें केरल राज्य यहाँ पर सबसे पहला राज्य रहा है जिसने कि अपने यहाँ पर मेन होल की सफाई के लिए रोबोट मेहतर को लॉन्च किया है। 23 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण भी किया था? आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चंस बहुत सारे हमें कवर करने हैं तो इसलिए फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन में, क्या आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए बताइए किस राज्य के द्वारा भाई यहाँ पर किया गया है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव किए गए थे और अब यहाँ के न्यू सीएम कौन बन गए हैं, कोई बताएगा। न्यू सीएम कौन बन गए हैं मध्य प्रदेश के। बाकी यहाँ पर पूर्व सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और न्यू कौन है, सो ये है कौन है, मोहन, बिल्कुल सही बात है, ओके, विजीत श्रवण, बाकी सभी हाँ क्या हो जाएगा, मोहन यादव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिएगा कि भाई 21 मार्च 2023 को किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पारित किया है। आंसर कीजिएगा। राइट टू हेल्थ बिल को अपने यहाँ पर पारित करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है राजस्थान राज्य। फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लद्दाख में मार्च 2023 में सैयद मेहंदी मेमोरियल हॉल कारगिल में लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का जो कि उद्घाटन है यह किसने किया था, बताएंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी, सेशन में क्या हो जाएगा, किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। इस बार इसके 3rd नंबर के एडिशन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और यह बीडी मिश्रा के द्वारा यहाँ पर किया गया था, क्या हो जाएगा, बीडी मिश्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताएंगे भी सभी के सभी आंसर करके क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का दिया गया है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए किसको ये अवार्ड दिया गया। देखो 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं भाई वो सभी के सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से कवर करते हुए चला किया करो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बार दिया किसके द्वारा गया है, तो ये दिया गया है इंटरनेशनल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। और ये शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत किस बैंक के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी बने हुए हैं। यह 25 नंबर के यहाँ पर गवर्नर है, ठीक है। बाकी आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन रहे थे, तो यह थे ऑसबोर्न स्मिथ, सबसे पहले गवर्नर थे। सबसे पहले इंडियन गवर्नर की बात करेंगे, भारतीय गवर्नर की अगर बात की जाए तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर भाई, आंसर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने मार्च 2023 में जिम्नोथोरेक्स जो कि है तमिलनाडुएंसिस नामक मोरेरे इल की एक नई प्रजाति की खोज की थी। और आपको ये बताना है कि इस प्रजाति की जो खोज है यह तमिलनाडु के किस जगह में यहाँ पर की गई है। चलिए इस प्रजाति की जो खोज है यह कहां पर की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिए मोरे इल की नई प्रजाति की खोज, याद रखिएगा इसकी प्रजाति की खोज तमिलनाडु के कुडालोर में की गई थी। क्या हो जाएगा, कुडालोर, लोकेशन याद रखिएगा। बाकी बहुत ज्यादा इसमें आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मार्च 2023 में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी का आरंभ किया है, यानी कि इसकी शुरुआत की है, ये आपको बताना है। आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। चलिए इस योजना की बात कर लेते हैं। इस रणनीति का जो टारगेट है वह क्या है,
तो इस रणनीति का टारगेट है कि भाई ये लोग जीनोमिक जो कि कार्यक्रम होते हैं उनमें विकास करेंगे, ठीक है, साथ ही उसमें समर्थन देने के लिए यह इसमें फंडिंग भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब जीनोमिक क्या है, तो यह स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जिसमें कि इन्होंने अगले 10 साल तक के लिए इसमें इस रणनीति को नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए अपनी इस रणनीति को यानी कि स्ट्रैटेजी को इन्होंने प्लान किया है। और इसे प्लान करने वाला जो देश है यह है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात है, जो कि गल्फ कंट्रीज का एक देश है, ठीक है। दुबई सबसे बड़ा शहर है इसका और अबू धाबी इसकी कैपिटल है। क्या हो जाएगा भाई, अबू धाबी इसकी कैपिटल है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 21 मार्च 2023 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जारी, इसकी फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके द्वारा जारी नवीनतम पुरुष एकल रैंकिंग में लक्ष्य सेन का रैंक क्या रहा है, बताइए, आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा, लक्ष्य सेन की बात कर लेते हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह है बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। साइना नेहवाल है, बैडमिंटन से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर और पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं बैडमिंटन से, किदाम्बी श्रीकांत की बात कर लेते हैं, तो ये सभी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे कि भाई पुरुष एकल रैंकिंग में लक्ष्य सेन की जो रैंकिंग है यह क्या रही है, ये रही है 25 नंबर की, ठीक है। अगर हम पीवी सिंधु की रैंकिंग की बात कर लेते हैं, इनकी जो रैंकिंग है वह वीमेंस सिंगल्स की में देखी गई है, वीमेंस सिंगल्स में एकल में, तो इसमें बात कर लेते हैं इनकी जो रैंकिंग है यह 9th नंबर की बनी हुई है, ठीक है। साथ ही एच.एस. प्रणॉय की बात कर लेते हैं, एच.एस. प्रणॉय इनकी बात कर लेते हैं, तो इनकी जो रैंक है इसके अंदर ये भी मेंस एकल में 9th नंबर की बनी हुई है। और लक्ष्य सेन की रैंक पहले 20वें नंबर पर थी, 2021 के लिए जो 22 में जारी की गई थी, इस बार इनकी 25th रैंक बन गई है। द नेक्स्ट है वॉर एंड वीमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। इस बुक की अगर बात कर लेते हैं तो भाई इस बुक के लेखक यहाँ पर कौन जाने जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो कि है 1934 में इसकी स्थापना हुई है। कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई इस बुक के लेखक के रूप में यहाँ पर कौन जाने जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिए सबसे पहले इस बुक की बात कर लेते हैं। वॉर एंड वीमेंस जो कि बुक यहाँ पर लिखी गई है, ये लिखी गई है विभाजन के समय पर, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये 14 अगस्त 1947 की बात है, 14 अगस्त से लेकर के जो कि विभाजन का की क्रिया यह शुरू हुई थी भारत और पाकिस्तान में। तो उस समय पर महिलाओं के जो कि यौन उत्पीड़न हुआ है, यातनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उन पर अत्याचार हुए हैं, उसका चित्रण इस बुक के अंदर किया गया है और यह M.A. हसन के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो क्या रहेगा, 4th ऑप्शन हमारा सही आंसर यहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 में अद्यतन राज्य आपदा प्रबंधन नीति एवं आपदा प्रबंधन योजना 2023 को जारी किया है, आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा, ये जो स्कीम यहाँ पर जारी की गई है यह है, जैसे कि ये कोस्टल लाइन रखने वाले जो राज्य हैं जिसमें कि केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, तो अक्सर इन्हें प्राकृतिक आपदाएं जो होती है यानी कि साइक्लोन जो कि होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। और तटीय एरिया पर जो लोग रह रहे हैं जैसे कि मछुआरे हुए और भी लोग हुए, तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कि अगर कभी वह आपदा का सामना कर रहे हैं तो ये उनके लिए कुछ मैनेजमेंट करेंगे चीजों को लेकर के, जैसे कि उनको उस समय पर फंडिंग करना और अलर्ट जारी होने पर उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर के जाना। तो इस तरह के मजबूत आपदा प्रबंधन यहाँ पर बनाए जाएंगे और ये लागू करने वाला जो राज्य है यह है तमिलनाडु राज्य। बाकी प्रेजेंट टाइम में इसके मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो M.K. स्टालिन, क्या हो जाएगा, M.K. स्टालिन जो कि है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर। बताएंगे 25 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 84th नंबर की स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले जितना आप लोग आंसर करते हैं इतना हम लोग सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं। देखिए यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, इसका जो गठन है ये हुआ था 27 जुलाई को, 27 जुलाई 1939 में इसका यानी कि सीआरपीएफ का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन उस टाइम पर इन्हें क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के रूप में जाना जाता था। क्या हो जाएगा, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव एज अ पुलिस के रूप में जाना जाता था, ठीक है। फिर बाद में 28 दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ के अधिनियम के चलते इसका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी अगर बात कर लेते हैं तो इस बार इनका 84th नंबर का जो ये स्थापना दिवस मनाया गया है यह छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर, क्या रहेगा, जगदलपुर में यहाँ पर मनाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर कीजिएगा आप सभी क्या हो जाएगा कि भाई मार्च 2023 में, चलिए मार्च 2023 में न्यू डेवलप ब्रिक्स, मार्च 2023 में भाई कौन सा देश ब्रिक्स, क्या हो जाएगा, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में यहाँ पर शामिल हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट से क्या आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, ये आप सभी को आंसर करके यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा भाई सभी के सभी, क्या आपका आंसर यहाँ पर जाएगा, जी बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिस्र, क्या रहेगा यहाँ पर, तो भाई यह रहेगा इजिप्ट यानी कि मिस्र देश, ठीक है। चलिए सही है बिल्कुल। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले, चलिए सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो कि गठन है ये 15 जुलाई 2014 में किया गया है। कब किया गया है, 2014 में किया गया है। इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया है, तो ब्रिक्स नेशंस जो है इनके द्वारा किया गया, अभी इसके बारे में बताऊंगी। बाकी इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा कि भाई संघाई में इसका हेडक्वार्टर है और संघाई है चाइना का शहर। अब चलिए ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स के फॉर्मेशन की जो एक ब्लूप्रिंट यानी कि एक यहाँ पर जो एक होता है ना एक रफली मैप जो तैयार हुआ था, यह 2006 में इन देशों के द्वारा, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना रहे थे, इनके द्वारा सिर्फ एक प्लानिंग की गई थी अपने एक ग्रुप को बनाने के लिए। फिर 2009 में रशिया में ये सबसे पहली बार इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में ये 5 देशों का ग्रुप है। कौन कौन से हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। लेकिन हाल ही में इसमें कुछ न्यू मेंबर्स और ऐड हुए हैं, ठीक है। अभी 2023 में इसकी जो समिट हुई थी ये हुई थी अफ्रीका में। 2023 में इसकी जो समिट का आयोजन किया गया था भाई ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। और अभी इसकी समिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नए देश हैं जो कि यहाँ पर शामिल हुए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। इसमें भाई ईरान है, इथोपिया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथोपिया है, इजिप्ट है, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना है, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना यहाँ पर है। इसके साथ ही है सऊदी अरब और सऊदी अरब के साथ ही है यह है यूएई, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूएई। यानी कि 6 इसमें न्यू देश यहाँ पर शामिल हो गए हैं, ठीक है। बाकी एक बात और याद रखिएगा कि भारत ने अभी लास्ट टाइम 13th नंबर की इसकी समिट का आयोजन किया था और ये समिट 2021 में हुई थी भारत में, 2022 में चाइना में हुई थी, 2023 में इस बार साउथ अफ्रीका में हुई है, आने वाली 2024 में होगी और इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। क्योंकि ब्रिक्स की समिट का जो आयोजन किया जाता है ना वो इसके नाम के क्रम में ही किया जाता है। साथ ही ये जो मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट
कि भाई मार्च 2023 में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, बताएंगे। छोटा सा ही नाम है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में, तो याद रखिएगा यूनाइटेड अरब अमीरात के, क्या हो जाएगा, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी के सभी यहाँ पर आंसर करना शुरू करेंगे। भाई क्या आप लोगों का आंसर जो की है यहाँ पर हमारा बनेगा, फटाफट से बिना देरी के आंसर करना शुरू कर दीजिएगा। भाई क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर जाएगा, चलिए आंसर करेंगे भाई। चलिए तो क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि अजय वॉरियर जो कि एक्सरसाइज है, देखते हैं। अजय वॉरियर एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आप लोगों को ये बताना है कि भाई इस एक्सरसाइज का जो कि आयोजन है यह किन देशों के बीच में होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस बार 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई 2023 में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। साथ ही इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में किया जाता है, ठीक है। 2023 में इसे किस देश ने होस्ट किया है, तो इसे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ही होस्ट किया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का, यूके, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देन नेक्स्ट आंसर कीजिएगा सभी। यहाँ पे क्या रहेगा कि भाई अप्रैल 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है, बताएंगे। भाई किस कंपनी को यहाँ पर नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या रहेगा, तो देखो रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम रिलेटेड यानी कि RVNL, ठीक है। ये अभी 13th नंबर की नवरत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया है। इससे पहले यह मिनी रत्न कंपनीज में शामिल थी, मिनी रत्न कंपनीज में। इसकी भी 2 कैटेगरी हैं, तो जो इसकी कैटेगरी 1 है ना उसमें यह शामिल थी। बाकी इसकी बात कर लेते हैं तो 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और न्यू दिल्ली में भाई इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर कीजिएगा सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। अप्रैल 2023 में हुरुन ने, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा कि भाई अप्रैल 2023 में हुरुन ने अपना ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की कुल कितनी यहाँ पर संख्या है, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। यूनिकॉर्न्स की अगर बात कर लेते हैं तो भाई भारत में कौन सी यहाँ पर है, ये आप लोगों को आंसर करके बताना है। टोटल कितनी यूनिकॉर्न है ये आप लोगों को आंसर करके बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए भारत में जो कि अभी अप्रैल में हुरुन रिच लिस्ट को यहाँ पर जारी किया, रिच लिस्ट ने यहाँ पर मतलब जो कि ग्लोबल यूनिकॉर्न्स की लिस्ट जारी की थी, इसमें 68 भारत में कंपनीज है। सबसे पहले तो यूनिकॉर्न की बात कर लेते हैं। यूनिकॉर्न किन कंपनीज को कहा जाता है, जिनकी जो वैल्यू है यह $1 बिलियन में होती है। $1 बिलियन में यहाँ पर जिनकी वैल्यू होती है उनको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको जो कि यूनिकॉर्न कंपनीज देखने के लिए मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, अमेरिका में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज जो कि है यह चाइना में है। ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ यह हुरुन के द्वारा जो ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनीज की इंडेक्स जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तीसरे नंबर पर इंडिया में देखी गई है यूनिकॉर्न कंपनीज, ठीक है। जहाँ जैसे कि अगर हम भारत में बात कर लेते हैं, भारत में जैसे कि ड्रीम 11 है, क्या हो जाएगा, जैसे कि ड्रीम 11 है, स्विगी है, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्विगी है, इसके साथ ही बायजूस है। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनकी $8 बिलियन की यहाँ पर क्या है, वैल्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। हाल ही में 2023 का अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, बताएंगे। भाई ये जो अवार्ड है आपको बताना है कि यह किसको दिया गया है। आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या आपका आंसर रहेगा। चलिए
बिल्कुल सही है। क्या रहेगा? तो ये रहेगा यहाँ पर नीलिबेंदापुरी। क्या हो जाएगा? नीलिबेंदापुरी। चलिए सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, क्या रहेगा? तो भाई इनके बारे में याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है यह भारत में हुआ था, बट अभी इनके पास अमेरिका की यहाँ पर नागरिकता है। ठीक है, अब इस अवार्ड की बात कर लेते हैं। ये अवार्ड किनको दिया जाता है? जो कि है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि भले ही अप्रवासी होते हैं, बट जहां पर वह रह रहे हैं वहां की विरासत, वहां की संस्कृति का वह पूरा ध्यान रखते हैं और उनके प्रोटेक्शन, उनके संरक्षण के लिए वो काम करते हैं, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही नीलिबेंदापुरी सबसे पहली कह सकते हैं आपकी सबसे पहली भारतीय महिला है, या सबसे पहली एक नॉन वाइट महिला है जिनको कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में विकसित एक रोवर ले जाने वाले एक जापानी चंद्र लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर अपना पैर रखने का प्रयास किया और इसने संभवतः दुनिया की पहली चंद्र लैंडिंग को चिन्हित किया। आपको बताना है कि चंद्र लैंडर का उसका नाम क्या है। उस चंद्र लैंडर का नाम क्या है? तो यह है यहाँ पर हकुतो आर। ठीक है, आप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, और जो कि रोवर इसे ले गया है तो यह कौन सा है? यह है जापानी। यानी कि दोनों ही देशों के द्वारा यह एक जॉइंट किया गया काम है। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आप सभी आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर बनेगा? चलिए बताएंगे सभी के सभी भाई, क्या आप लोगों का आंसर जो कि है यहाँ पर यह बनेगा फटाफट से। क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है। इसका नाम क्या है? बताएंगे। इसका नाम है माणा गांव। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? माणा गांव। माणा गांव जो कि है इसे भारतीय फर्स्ट विलेज यानी कि पहला भारतीय गांव, पहला भारतीय गांव, पहला भारतीय गांव का दर्जा दिया गया है, यानी कि फर्स्ट इंडियन विलेज, फर्स्ट इंडियन विलेज का इसे दर्जा दिया गया है। ठीक है, कोस ये जो माणा गांव है ये एक ऐसी लोकेशन पर जाकर के है जहां पर कि बहुत ज्यादा सर्दी रहती है और वहां पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ फैक्ट्रीज तो है नहीं कि भाई वह काम करेंगे, बस खान पान और अपनी रोजी के लिए वह टूरिस्ट पर ही निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पहले गांव का दर्जा दिया है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया का। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो यह उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? यह उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर है। चलिए बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका जो गठन है यह 1960 में हुआ है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में यह काम करता है। अभी अगर हाल ही में इसके डेवलपमेंट वर्क की बात करूं तो बॉर्डर पर ये रोड बनाने का काम करता है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, जैसे कि लद्दाख का एरिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश का एरिया हुआ, तो यहाँ पर इसने रोड बनाने में अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन पर आपका आंसर। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये पूरा एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, कि केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच गए, मतलब अप्रैल में ये पहुंचे थे, अभी नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? बताएंगे किस परियोजना का इन्होंने उद्घाटन किया था और शिलान्यास किया था, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए देखो इनमें बात कर लेते हैं। तो इसका जो शहर है जिसका नाम है सिलवासा, जो कि पहले दादरा और नगर हवेली की कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, लेकिन ये पूरा जब से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तब से इसकी जो कैपिटल है वह है दमन। ठीक है, तो सिलावास में इन्होंने 4800 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी इनका इनॉग्रेशन किया है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, साथ ही मेडिकल फील्ड को भी विकसित करने के लिए यह यहाँ पर काम करेंगे। तो क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का सही आंसर यहाँ पे जाएगा।
वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2023 में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया। इसमें भारत की रैंकिंग क्या यहाँ पर रही है ये आपको बताना है। चलिए, इसमें भारत की जो रैंकिंग रही है ये आप लोगों को आंसर करके बताना है, क्या यहाँ पर इसकी रैंकिंग रही है। चलिए, सबसे पहले लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। ये क्या है, तो भाई यह है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जारी किया जाता है। इसके साथ ही यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, इक्विलिटी को लेकर के, ठीक है, एक तरह से डिजिटल चीजों को लेकर के कि भाई डिजिटलाइजेशन को जो कि यहाँ पर बढ़ावा है वह कितना यहाँ पर दिया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रैंक को जारी किया जाता है। इस बार भारत की जो रैंक है यह 38 नंबर की रही है। ठीक है, याद रखना 2023 में जो भारत की रैंक है वह 38 नंबर की रही है। 30 मई 2023 को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस यहाँ पर मनाता है, बताएंगे। चलिए, कौन सा राज्य है भाई जो कि अपना राज्य दिवस यहाँ पर मनाता है, बताएंगे। चलिए, बात कर लेते हैं, यह है गोवा राज्य। गोवा राज्य की बात करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी कि स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, जिसका जो एरिया है ये आपको देखने के लिए मिलेगा 3702 किलोमीटर स्क्वायर में आपको इसका एरिया देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, गोवा राज्य का। इसके साथ ही गोवा राज्य की बात कर लेते हैं तो 1961 में एक तो गोवा राज्य को और एक दमन और दीव को इन्हें पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था, ऑपरेशन विजय के माध्यम से, ऑपरेशन विजय को चला करके, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 ईयर्स तक शासन किया था। 450 वर्षों तक पुर्तगालियों ने गोवा राज्य पर तो इन्होंने यहाँ पर शासन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं तो स्टेट के रूप में जो गोवा राज्य का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है यह 30 मई 1987 में इसका फॉर्मेशन एज अ स्टेट के रूप में यहाँ पर किया गया है गोवा राज्य का। इसीलिए यह अपना फॉर्मेशन यहाँ पर मनाते हैं 30 मई को एज अ स्टेटहुड के रूप में। बट अगर हम गोवा लिबरलाइजेशन डे की बात करें या गोवा मुक्तिकरण की बात करें तो यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया था। इसलिए ये 19 दिसंबर को गोवा अपना लिबरेशन डे मनाता है, यानी कि मुक्ति दिवस, और स्टेटहुड मनाता है 30 मई को, क्योंकि इस समय पर इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे आते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 जीतकर आईपीएल के इतिहास में अपना कौन से नंबर का टाइटल यहां पर जीत लिया है, बताएंगे। चलिए, सभी के सभी एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। और सुबह में आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास रहेगी, शायद इतनी लंबी क्लास आप लोगों की ना ले पाऊं, बट सुबह में करंट अफेयर की क्लास आप लोगों की रहेगी 7 बजे। तो आप सभी सुबह 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास से भी जुड़ जाइएगा, सभी के सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए, अच्छा 6 नंबर का जीता था। चलिए, यहाँ पे याद रखिएगा 5th नंबर का टाइटल इन्होंने जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, इसके साथ ही इनसे पहले मुंबई इंडियंस ने भी अपने 5 टाइटल्स यहाँ पर जीते हुए थे। क्या हो जाएगा, 5 टाइटल्स जीते हुए थे। और अब सीएसके एंड मुंबई इंडियंस टीम ने बराबरी कर ली है। ये सबसे ज्यादा टाइटल्स जीतने वाले बन गए, सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल्स जीतने वाली टीम यहाँ पर बन गई है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा 2023 में आईपीएल के 16th नंबर के एडिशन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, और इस बार 2024 में इसके 17th नंबर के एडिशन का आयोजन किया जाएगा। इस बार का जो आयोजन है ये होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट है कि भाई मई 2023 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा
आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन किसने किया है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। हाँ, अब मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन होंगे वो रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या होंगे, और हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर लिया है मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस से, और गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है वह शुभमन गिल रहेंगे। चलिए आंसर कीजिएगा। तो इसमें याद रखना यह है तेजस्विनी प्रसाद यादव। ठीक है, फटाफट से आगे आते हैं भाई क्वेश्चन पर, देखिएगा। हाल ही में मई 2023 में 3 भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र के डैग हेमरस्कोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। इस पदक से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, ये आप लोगों को आंसर करके बताना है। चलिए क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे सभी के सभी, क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बताने से पहले मैं बताऊंगी कि संयुक्त राष्ट्र जो है इनके पास पीस कीपर एक आर्मी होती है, जिसे कि क्या हो जाएगा, पीस कीपर एक आर्मी होती है जिसे कि ब्लू हेलमेट आर्मी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो पीस कीपर आर्मी आती है, ये जितने भी देश इसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, यानी कि जैसे कि 193 है, तो इन सभी देशों से इनके पास आर्मी आती है। ये क्या करते हैं उस आर्मी से कि भाई इनको भी अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। साथ ही कभी जब इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कंट्रीज के बीच में विवाद हो जाता है, जैसे कि भारत और जम्मू कश्मीर का भी विवाद हुआ था, तब इन्होंने अपनी सबसे छोटी बटालियन को भेजा था। तो उस समय ये डिस्प्यूट को, विवाद को सॉल्व करने के लिए अपनी पीस कीपर को भेजते हैं, जो कि विवाद को सुलझाने का काम करते हैं। ठीक है, तो शांति बनाए रखने में इनकी आर्मी काम करती है, और जिन लोगों का एक अहम योगदान होता है उनको अप्रिशिएट करने के तौर पर ये डेग हेमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित करते हैं, जिसमें कि भारत से शिशुपाल सिंह, सांवला राम विश्रोई, शब्बर ताहिर अली जो कि इस आर्मी में रहे हैं, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। बट गीतांजलि श्री, आपको याद होगा ये एक ऑथर हैं जिन्हें कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था लास्ट ईयर सैंड टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। मई 2023 में ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का जो नाम है ये आपको बताना है कि वह क्या है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। तो भाई इराक ने कहा है, इस मिसाइल की टेस्टिंग करते हुए इराक ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका अपनी मजबूत अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, अमेरिका, इजराइल देश अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, तो भाई हम भी इस रेस में खड़े हुए हैं और हम भी इन ताकतवर देशों का सामना करने के लिए अपनी ताकत को मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने अपनी 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि इसको आप लैंड से और मतलब वाटर से एंड एयर से आप इसको जो है लॉन्च कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से ध्वस्त कर देने वाली मिसाइल होती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस मिसाइल का जो कि नाम है यह है खैबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर कि भाई मई 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास में क्या स्थापित यहां पर किया है। देखो 2023 में आप जानते हैं न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया है, नई संसद भवन बनाई गई है पुरानी संसद भवन की जगह पर। तो इसमें सेंगोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंगोल को स्थापित किया गया है। अब सेंगोल क्या है, यह एक राजदंड है। क्या हो जाएगा, राजदंड है, जो कि चोल वंश के समय पर, चोल वंश जब हुआ करता था तो उसके जो शासक हुआ करते थे वो एक तरह से अपनी सत्ता के बाद जब दूसरी सत्ता आती थी तो उन्हें वह सेंगोल देते थे कि भाई अब सत्ता तुम्हारे हवाले, ध्यान रखना। सो क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन से जब हमने अपना अधिकार लिया था, हमने स्वदेशी अधिकार लिया था, तो ब्रिटिश के द्वारा ये राजदंड भारतीयों को दिया गया था। भारत में हमारे जो उस समय पर प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको दिया गया था। तो तब से ये कभी सुरक्षित जगह पर रखा हुआ था, लेकिन अभी जो कि न्यू पार्लियामेंट यहाँ पर बनी है, तो उसमें न्यू पार्लियामेंट जो कि बनी है, सो वहां पर जो लोकसभा के स्पीकर की सीट है वहां पर इसे स्थापित किया गया है। अच्छा राधा कृष्ण, ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद जून तक कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ई भुगतान सेवा प्रदाता ने मई 2023 में रुपे क्रेडिट कार्ड आधारित यूपीआई भुगतान यहां पर लेकर के आया है। ठीक है, चलिए तो इसमें ज्यादा हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसमें याद रखिएगा कि यह है गूगल पे।
क्या हो जाएगा यहाँ पर, गूगल पे हमारा आंसर रहेगा। थोड़ा तेजी से करते हैं। मई 2023 में यूके के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर यहाँ पर कौन बने हैं? पहले पगड़ीधारी इट मींस जो कि सबसे पहले सिख यहाँ पर बने हैं। चलिए, इनका जो जन्म है यह पंजाब में हुआ था, 60 वर्ष की आयु के हैं और ये है जसवंत सिंह बिरदी। क्या हो जाएगा, जसवंत सिंह बिरदी है। मई 2023 में इसरो ने एक नया नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया है जिसमें कि अपना ही स्वदेशी जीपीएस सिस्टम यहाँ पर लगाया है। इसका जो नाम है वह क्या है, एनवीएस। ठीक है, बाकी भारत की सभी जो सैटेलाइट्स होती हैं इन सभी को श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है वहां पर बने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाता है। द नेक्स्ट है भाई कि मई 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। इसके बारे में आपको बताना है कि इस अभ्यास का जो कि भाई नाम है यह क्या है, आंसर कीजिएगा। अपने बांग्लादेश और अमेरिका अपनी दोनों की ही रणनीतियों को यानी कि स्ट्रैटेजी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने इस एक्सरसाइज का आयोजन किया है जिसका नाम है टाइगर शार्क 40। क्या हो जाएगा, टाइगर शार्क 40 इसका नाम है। फटाफट से आगे आते हैं। हॉकी में 2023 जूनियर पुरुष एशिया कप में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया है, आंसर कीजिएगा। भारत ने किस देश को हरा करके इस खिताब को यहां पर जीता है, ये आप लोगों को आंसर करके भाई यहां पर बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहली बार इसकी बात की जाए जूनियर मेंस एशियन कप की तो इसका जो आयोजन है यह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है यानी कि FIH। इसकी बात करेंगे तो भाई लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप होते हैं इनके 4 वर्षों में यह इनका आयोजन कराते हैं। ठीक है, इस बार भारत ने पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। हराने का पूछा गया था ना तो टिक करेंगे पाकिस्तान पर, यानी कि ये रन अप रहा था। ठीक है, 2-1 से भारत ने पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं भारत ने कितनी बार इस खिताब को जीता हुआ है। तो भाई हमारे देश ने 3 बार इस खिताब को जीता हुआ है। हमने 2004 में हमने जीता था, 2008 में हमने जीता था और 2015 में भी हमने जीता था। बाकी पाकिस्तान की बात करेंगे तो इन्होंने भी 3 बार ही इसे जीता हुआ है। इस बार हमने 4th नंबर का अपना टाइटल जीता है, 4th नंबर का टाइटल हमने जीता है। चलिए फटाफट से आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा जरा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में सामने आया दुनिया का सबसे रहने योग्य जो शहर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई जो कि सबसे सुरक्षित शहर है वो कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सही बात है, वियना, ऑस्ट्रिया की जो कि राजधानी है वियना, ये इसमें 1st नंबर पर है सबसे सुरक्षित रहने के योग्य। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं सो कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। ठीक है, तीसरे पर आ जाता है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का शहर, और 4th नंबर पर है सिडनी देश। ठीक है, अब भारत से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 1st नंबर पर कौन होगा? तो 1st नंबर पर है भाई यहाँ पर दिल्ली, 2nd नंबर पर है मुंबई। लेकिन अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यह 141 पर है और यह 144 पर है। ठीक है, इन दोनों शहरों के बारे में याद रख लीजिएगा अगर बहुत ज्यादा आपको याद ना रहे तो भी। चलिए सोचिए कि सबसे लास्ट में कौन होगा, जिसने कि लास्ट से टॉप किया है वो कौन होगा लास्ट से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दमिश्क और त्रिपोली। क्या हो जाएगा, दमिश्क जो कि सीरिया की कैपिटल है एंड त्रिपोली। ठीक है, क्या हो जाएगा त्रिपोली। त्रिपोली की बात कर लेते हैं तो भाई यह लीबिया का शहर है। ठीक है, हाँ श्योर क्यों नहीं, वियना ही चले जाओ। जून 2023 में फिच रेटिंग द्वारा वर्ष 2023 से 24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान क्या रहा है। इसमें याद रखेंगे, बताएंगे जल्दी से आंसर करके क्या हो जाएगा। फटाफट से कुछ 2-4 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फटाफट से जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा।
बिल्कुल 6.3% यहाँ पर रही है रेटिंग, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने भारत की 2024 से 25 और 2025 से 26 का जो अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ का, वो 6.5% और यहाँ पर भी 6.5% का इन्होंने अनुमान यहाँ पे लगाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, इसमें आंसर कीजिएगा सभी के सभी, क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए, क्वेश्चन है कि जून 2023 में पूर्वी लद्दाख में भारत के द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम क्या रहा है। तो इसमें याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज का जो कि आयोजन किया गया है, जो कि हमारी मिलिट्री ने अपने काफी स्ट्रॉन्ग वेपन्स का यूज यहाँ पर किया है, उनकी प्रैक्टिस की थी, तो यह है आग्नेय शस्त्र। चलिए, द नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने जून 2023 में 500 एयरबेस विमानों का ऑर्डर देकर विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 50,000 अरब डॉलर के साथ में ये जो समझौता किया है, यह है एयरलाइन के साथ में किसने किया है, इंडिगो ने किया है। क्या हो जाएगा, इंडिगो के द्वारा भाई यहाँ पर किया गया है, ठीक है। वैसे तो देखो सभी के सभी करंट अफेयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी हम लोग जून पर ही हैं, बट चलिए ठीक है, आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अभी जून तक हमारे कंप्लीट हुए हैं,